हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य, जिसको हम पढ़ रहे थे और यह उसका तीसरा भाग है। आज की हमारी जो वीडियो लोकेशन है वो बिल्कुल ही नेचुरल है। मुझे याद आ रहा है कि जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना विश्वविद्यालय शांति निकेतन स्थापित किया था तो वो बिल्कुल ही प्रकृति के निकट था। उसमें पेड़ों के नीचे क्लासें चलती थी और बिल्कुल जो क्लास का वातावरण होता है उससे बाहर सब कुछ होता था, वैसे ही जैसा कि प्राचीन भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में जंगलों में वनों में शिक्षा दी जाती थी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम विशेषतः कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा है वो करेंगे। हमने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को पढ़ा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में एक दुर्बल शासक हैं जिसका नाम गोविंद गुप्त है। उसका कुछ समय तक शासन रहता है, जो कि ध्रुव देवी का पुत्र था और ध्रुव देवी जो कि रामगुप्त की पत्नी थी। वही रामगुप्त जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पहले कुछ समय तक शासन है वो करता है। कुमारगुप्त का जो इतिहास है वो हमें उनके अभिलेखों से प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त को पढ़ेंगे, तो उसमें आप एक बात का ध्यान रखना कि विल्सण अभिलेख और मंदसौर अभिलेख, ये दोनों अभिलेख जो हैं वो कुमारगुप्त से संबंधित हैं, जबकि भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख ये दोनों हैं वो स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। इन चीज़ों को लेकर बहुत बार जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो विल्सण अभिलेख हैं कुमारगुप्त का, उससे हमें कुमारगुप्त की राज्यारोहण की तिथि या समय का पता चलता है, जो कि 415 ईस्वी था। और उनकी जो राज्यारोहण के बाद में उनके शासन की जो अवधि है जो समाप्त होती है, उसके बारे में हमें जो जानकारी है वो उनके द्वारा प्रचलित या चलाए गए सिक्कों से पता चलता है कि उनकी जो राज्यावधि है वो 455 ईस्वी थी। अब जो कुमारगुप्त हैं उनका जो विल्सण स्तंभ लेख है उसका अपने आप में ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि विल्सण स्तंभ लेख है उससे हमें प्रारंभ से लेकर कुमारगुप्त तक शासकों की वंशावली है वो मिलती है। क्रमबद्ध है वो शासकों के नाम हैं जो हमें उससे मिलते हैं, जिससे हमें गुप्त वंश की वंशावली के बारे में पर्याप्त जानकारी है वो मिलती है। और एक उनका अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। उससे हमें उनके राज्यावधि में किए गए कार्यों की बहुत ही सुंदर विवेचना देखने को मिलती है। कुमारगुप्त का जो ऐतिहासिक काल है वो नालंदा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कुमारगुप्त के शासन काल में ही नालंदा की है जो प्रारंभिक स्थापना होती है। बाद में नालंदा आगे जाकर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय या यूँ कहें कि दुनिया का सुविख्यात विश्वविद्यालय बनता है। नालंदा के बारे में हम चर्चा है वो अलग टॉपिक में करेंगे, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नालंदा की स्थापना है वो किस शासक के काल में हुई थी। तो उसका जो उत्तर है वो यह है कि नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी, जो कि गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। और नालंदा है उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है, यानी महायान जो संप्रदाय था उसको लेकर यह जो विश्वविद्यालय है वो महत्वपूर्ण था। कुमारगुप्त के अंतिम काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण है वो गुप्त साम्राज्य पर होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। और भीतरी अभिलेख से यह हमें जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को अंततः परास्त किया। कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ भी किया था और उसने
महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इनको महेंद्र भी कहा जाता है, श्री महेंद्र भी कहा जाता है। कुमारगुप्त के बाद में जो शासक बने वो थे स्कंदगुप्त, जिनकी राज्यारोहण की जो सन है वो है 455 ईस्वी। इनका 455 से 467 ईस्वी तक शासन है वो रहा था। स्कंदगुप्त का जो शासन है वो हुणों के आक्रमण को लेकर ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंदगुप्त के दो हमें अभिलेख हैं जो महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक है भीतरी स्तंभ लेख और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भीतरी स्तंभ लेख से पुष्य मित्रों के आक्रमण और उनके आक्रमणों को विफल करते हुए उन पर सफलता प्राप्त करने का, स्कंदगुप्त द्वारा उनको विजित करने का वर्णन है, जबकि जूनागढ़ अभिलेखों में हुणों को परास्त करने का अभिलेख है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि भीतरी स्तंभ लेख पुष्यगुप्तों को पराजित करने का और जूनागढ़ अभिलेख है वो हुणों को पराजित करने का अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में हमें हुणों को पराजित करने के साथ साथ में ही जो सुविख्यात सुदर्शन झील थी, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और जिसकी मरम्मत है वो सम्राट अशोक और शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, उसकी पुनः जो मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई और वह अपना अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवाया, जिसको जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। स्कंदगुप्त के चीनी शासक से भी अच्छे संबंध थे, जिसकी जानकारी हमें उनके द्वारा चीनी दरबार में भेजे गए दूतों से पता चलती है। स्कंदगुप्त के शासकों में बुद्धगुप्त था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। स्कंदगुप्त के बाद में जो निरंतर हुणों के आक्रमण हो रहे थे उससे गुप्त साम्राज्य है वो पतनोन्मुख हुआ और धीरे धीरे गुप्तों का जो प्रभाव है वो खत्म हो गया। कुमारगुप्त तृतीय है वो गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है वो माना जाता है। हुणों के आक्रमण जो कि पश्चिम एशिया से आए थे, पश्चिमी एशिया उनका जो निवास स्थान था, वहां से वो धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़े और आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। हुणों का जो महत्वपूर्ण शासक था वो था तोरमान। तोरमान के बारे में हमें जैन ग्रंथ कुवलयमाला से यह जानकारी मिलती है कि उसने चंद्रभागा नदी के किनारे पर पवैया नामक एक नगरी बनाई थी, जिसको राजधानी बनाया था। और इतिहासकारों का ये मानना है कि ये पवैया नगरी है वो ग्वालियर, वर्तमान के ग्वालियर के पास में ही कहीं रही थी। तोरमान के बाद में तोरमान ने मालवा के एक बड़े भाग पर शासन कर लिया था और तोरमान के बाद में मिहिरकुल एक व्यक्ति है जो कि तोरमान का पुत्र था। उसने भी जो जर्जर होते गुप्त साम्राज्य को अपने आक्रमणों से और पतनोन्मुख कर दिया और हुणों की एक सत्ता है वो काबिज हो गई। बाद में मालवा का एक स्थानीय शासक जिसका नाम था यशोधर्मन, उसने 532 ईस्वी में हुणों को परास्त किया और इसका जो उल्लेख है वो हमें उनके मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो गुप्त साम्राज्य है उसका धीरे धीरे पतन है वो हो जाता है और इसके जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त माने जाते हैं। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों को लेकर अपनी राजधानी को बाद में अयोध्या भी स्थानांतरित कर दिया था और कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी लिखा गया है और भारत की यात्रा करने वाले वैनसांग ने अपने विवरणों में यह लिखा है कि नालंदा को समृद्ध करने में, उसके निर्माण में शक्रादित्य अर्थात स्कंदगुप्त का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान था। तो आज का जो आपका टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, जिसके जो शासक थे उनको हमने 3 खंडों में पूरा किया है
और आगे के जो खंड होंगे उसमें गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था और धर्म, कला, राजनीति वगैरह उस पर बात है वो करेंगे। आज का आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।